हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम में आज हम कवर करेंगे सेक्शन 27 से लेकर 31 तक। इससे पिछले वीडियो में हमने कवर करी थी सेक्शन 24, 25 और 26 को। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो वो आप चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे। इससे संबंधित जो भी वीडियो है वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सेक्शन 27 बताती है कि हमने इससे पहले जो सेक्शन कवर करी थी सेक्शन 24, 25 और 26, मूल रूप से ये जो सेक्शन है उन सेक्शनों का अपवाद है। जो 24, 25 और 26 हमने कवर करी थी उसका अपवाद है सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहती है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में कितनी साबित की जा सकती है। ये सेक्शन इस बारे में बताती है। जो हमने 24, 25 और 26 पढ़ी थी, 24 और 25 में तो क्लियर ऐसा कह रखा है कि 24 के अंदर बताया गया था कि भय, उत्प्रेरणा या फिर किसी प्रकार से प्राप्त की गई जो सेंस विकृति है ग्राह्य नहीं है। 25 के अंदर पुलिस अफसर के सामने की गई सेंस विकृति ग्राह्य नहीं थी। लेकिन 26 के अंदर फिर भी थोड़ा बताया था कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने वो सेंस विकृति करता है तो वो मान्य हो जाती है, बाकी मान्य नहीं होगी। जो कस्टडी के अंदर सेंस विकृति की गई है वो मान्य नहीं थी। अब बात करते हैं 27 की कि 27 के अंदर क्या चीज ग्राह्य हो सकती है, क्या नहीं है। सेक्शन 27 में मूल रूप से बात की जाए तो सेक्शन 27 में जो रिकवरी हो जाती है, जो अभियुक्त ने जानकारी दी अपनी मर्जी से, उस जानकारी से जो रिकवरी होती है, अपराध से संबंधित जो तथ्य प्राप्त होता है, उतनी ही सेंस विकृति मान्य है इसके अंदर, उससे अलग कुछ भी मान्य नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये ए नामक एक व्यक्ति है, इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। अब मर्डर करने के बाद इसने जो जिस चाकू से उसने मर्डर किया था, उस चाकू को क्या किया उसने, ये पानी की टंकी थी, उस टंकी के अंदर उसको फेंक दिया। अब इसमें जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस समय इसने ए ने ये स्वीकार किया पुलिस के सामने कि मैंने जो अपनी वाइफ का मर्डर किया है, उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने किया था, और जिस चाकू से मैंने मर्डर किया था वो जो चाकू है, ये जो पानी की टंकी है उसके अंदर मैंने डाल दिया था। अब इस मामले में क्या था, उसके बाद पुलिस ने उसके बताए अनुसार उस टंकी में देखा तो वो चाकू मिल जाता है, और उस चाकू की जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है उसमें भी ये क्लियर होता है कि इसके ऊपर जो है आदमी के खून के निशान है। इस चीज से पुष्टि हो जाती है कि इस चाकू से उसकी हत्या हुई है। लेकिन अब इस मामले में ग्राह्य क्या होगा। अब उसने एक्सेप्ट किया था कि मैंने उसकी अपनी पत्नी की हत्या इस चाकू से की है, लेकिन ये सेक्शन 27 में ये चीज ग्राह्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। उसके द्वारा ये कहना कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की थी, ये नहीं है। बस इतना होगा, स्वीकार किया जाएगा कि उसके बताए अनुसार वो जो वेपन बरामद हुआ, वो जो चाकू बरामद हुआ है, इतनी ही बात स्वीकार की जाएगी, अन्य और कोई जो बात है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ये चीज क्लियर कर लेना कि इसके अंदर सेक्शन 27 के अंदर कि कहीं ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि उसके बताए अनुसार रिकवरी भी हो रही है तो उसके साथ उसने जो एक्सेप्ट किया वो भी मान्य हो जाएगा, वो नहीं होगा। दूसरा इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, बड़ा चर्चित केस रहा था। उसमें ए, बी, सी और डी ये 4 व्यक्ति थे। इन्होंने चारों ने मिलके एक्स, वाई, जेड इन 3 व्यक्तियों का हत्या कर दी थी। इन लोगों ने तीनों ने मिल करके। अब हत्या करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उस दौरान इसमें से जो ए नामक जो व्यक्ति था उसने बताया कि हम लोग चारों ने मिलके एक्स, वाई, जेड को लाठियों से पीट के मार दिया था। उन्होंने लाठियों से मारा, चारों ने मिलके लाठियों से बुरी तरह मार के मतलब पीटा था और उसको मार दिया। अब ये उसने बयान किया, और जो लाठी है उसने कोई जगह बताई कि उस जगह पे हमने छुपाई हुई है, पर्टिकुलर जगह की वो निशानदेही करता है कि अगर मुझे लेके जाओगे तो मैं वो लाठियां बरामद करवा दूंगा उस जगह से। ऐसा यहां बी ने बयान क्या किया, बी ने बयान दिया कि हमने सबने उसको मारा था, और मैंने जो है उसने अपने इंडिविजुअल अपने बारे में बताता है कि मैंने लाठी से एक्स के सिर के ऊपर इतना जोरदार वार किया था कि जिससे उसका सर फट गया था, वो उसी समय मर गया था। और ये बयान किया था बी ने। और इस प्रकार इसी से संबंधित जो बयान सी ने किए थे कि लाठियां कहां रखी हुई, हमने किस प्रकार मारा था। अब इस मामले में अब बात करें तो ये बी कर रहा है कन्फेशन कि मैंने लाठी से एक्स को मार दिया, लेकिन बी का कन्फेशन सेक्शन 27 में स्वीकार्य नहीं है, एडमिसेबल नहीं है। तो ये चीज समझना सबसे जरूरी है। अब इसके अंदर इसके बयान से ये जो लाठी रिकवर हो जाती है, यहां तक रिकवरी तक जो होता है वो ही सेक्शन 27 के अंदर एडमिसेबल है, स्वीकार्य है। बाकी जो भी ये कुछ कह रहे हैं वो स्वीकार नहीं किया जाएगा सेक्शन 27 के अंदर। ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है सेक्शन 27 में।
बाकी कुछ इसमें नहीं है, बस मूल बात वही है, जितनी रिकवरी करवाते हैं जितनी वो ही मान्य होती है, बाकी नहीं है सेक्शन 27 में। अब लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 28। सेक्शन 28 कहती है, सेक्शन 24 का अपवाद करती है सेक्शन 28। सेक्शन 28 में बताया गया है कि जब भय, उत्प्रेरणा और वचन जो है हट जाए, कि इस वचन से जो जिस व्यक्ति के मन में भय पैदा हुआ था, डर पैदा हुआ था, वो कंप्लीटली हट जाने के बाद उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कन्फेशन है रिलेवेंट हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा, स्वीकार्य हो जाएगा सेक्शन 28 में। हमने 24 में पढ़ा था, इसका अपवाद बताती है सेक्शन ये। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल ये है, ए नामक व्यक्ति है, ये पुलिस कस्टडी में था, उसके बाद पुलिस कस्टडी से उसे जमानत मिल गई। जमानत के बाद वो यहाँ से बाहर चला जाता है। घर जाने के बाद अपने दोस्त बी के सामने बताता है कि मैंने सी का मर्डर जो है चाकू से किया था या किसी भी प्रकार से उसने किया था। तो इस समय जो ए है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भय नहीं था, कोई दबाव, कोई उत्प्रेरणा किसी भी प्रकार का नहीं था। उसके बाद उस व्यक्ति ने बी के सामने किया गया कन्फेशन रिलेवेंट है इस सेक्शन के अंदर, वो जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, कार्रवाई के अंदर बी के द्वारा दिया गया बयान है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर इसमें लें तो ए है, ये कोई डाकू है, और ये जो डाकू है इसने क्या किया, जब ये जेल के अंदर था, उस जेल के अंदर रहते हुए उसने एक पत्र लिखा अपनी पत्नी को, इसकी पत्नी जो बी थी उसको उसने पत्र लिखा, और इसने उस पत्र में ये लिखा कि मैंने जो लूट के अंदर, इसके ऊपर लूट का आरोप था, जो लूट से जो संपत्ति प्राप्त की थी, वो जो संपत्ति है, जो अपना खेत है, उसके खेत के जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर में एक झाड़ी है, उस झाड़ी के पास में जमीन के अंदर गाड़ दिया है और उसको निकाल लेना। इस प्रकार से वो पत्र लिखता है, और वो पत्र लिखे उसने अपने तरफ से बंद करके, और जो वार्डन था उसको दे दिया कि इसको पोस्ट कर दीजिए मेरे घर के एड्रेस पे। तो अब यहाँ पे वो जो लेटर है वो वार्डन पोस्ट करे, इससे पहले जो जेलर था उस जेलर ने वो पत्र ले लिया और उस पत्र को पढ़ लिया। अब यहाँ पे ए द्वारा वो जो पत्र में जो कुछ लिखा गया वो स्वीकार्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए पे कोई भी किस्म का कोई भय, दबाव कुछ भी नहीं था, और इसने अपनी मर्जी से ये चीजें की थी। अब वो जो लेटर में उसने लिख रखा है अपने मर्जी से, वो सेक्शन 28 में एडमिसेबल है, स्वीकार्य है। ये बताती है सेक्शन 28, बाकी विशेष कुछ प्रबंध नहीं करती है। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 29। 29 का भी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित अगर किसी तरीके से अगर कोई किसी व्यक्ति से उगलवा लेता है तो वो रिलेवेंट हो जाता है। अब 29 कहती है कि अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने का वचन आदि के कारण विसंगत ना हो जाना। ये सेक्शन प्रावधान ये करती है कि जो व्यक्ति ने किसी ने कन्फेशन किया है वो और अन्य सभी तरीकों से वो रिलेवेंट है, ठीक है, ग्राह है, लेकिन उसके अंदर केवल ये मामले आते हैं जो इसके अंदर 5 बात बताई है, इस वजह से उसको विसंगत नहीं किया जाएगा कि ये कार्रवाई नहीं की, इस वजह से उसका कन्फेशन है वो सुसंगत नहीं रहेगा। जैसे कि उस व्यक्ति को जिसने कन्फेशन किया उससे यह वादा किया था कि इसको है गुप्त रखा जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा। जैसे कि कोई अपराधी था, उसके किसी भी व्यक्ति ने, उससे परिचित ने या किसी दोस्त ने उसको कहा कि तू बता दे कि तूने क्या अपराध किया था, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसके साथ ठीक है जो भी है दगा कर दिया, वादा तोड़ दिया, और उसने वो बात आगे बता दी, कोर्ट के अंदर बता दी। तो वो चीज इस वजह से कि उसने वादा किया था ना बताने का, इस वजह से वो इनरिलेवेंट नहीं हो जाएगी, विसंगत नहीं हो जाएगी, वो बात सुसंगत होगी, एक्सेप्टेबल होगी। धोखे में रखकर उस व्यक्ति को पता ना चले कि वो तू कुछ बता रहा है वो कहीं रिकॉर्ड कर लिया, इस प्रकार से बात हो गई, वो भी सुसंगत हो जाएगी। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था दिल्ली के अंदर, जो केस उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ था मामला। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हुआ कि 3-4 व्यक्ति थे, वो किसी चोरी के मामले में अभियुक्त थे। उनको क्या है पूछताछ के लिए कोर्ट के अंदर बुलाया, उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनको कह दिया कि भाई चलो ठीक है, उनको थोड़ा सा विश्वास में लिया कि तुम देख लो खामखा केस के अंदर फंस जाओगे, इसलिए तुम अपना एक विचार बना लो, एक राय बना लो कि तुम्हें कैसे कैसे किया था, कहीं अगर इधर उधर बताया तो फिर तुम फंस जाओगे। इस प्रकार उन्हें विश्वास दिला दिया और उनको एक कमरे के अंदर छोड़ दिया कि तुम आपस में डिस्कस कर लो।
अब उन्हें डिस्कस करने के लिए वहां छोड़ दिया और उस दौरान जब वो डिस्कस कर रहे थे उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कर ली गई और वो जो रिकॉर्डिंग थी वो रिकॉर्डिंग उसकी स्वीकार्य हो गई। क्योंकि अब उसमें वो कहेगी हमें धोखे में रखे करवा लिया गया तो वो कोई इश्यू नहीं है, बाकी वो जो है उनकी बात रिलेवेंट थी। अगर वो व्यक्ति नशे के हालात में है, नशे के हालात में उसने कन्फेशन कर लिया, वो भी रिलेवेंट होगा। चौथा इसमें बताया गया है कि ऐसे प्रश्नों के द्वारा जिस व्यक्ति ने उस प्रश्नों की बाबत उत्तर दिया, अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान या जैसे भी उसने उत्तर देने थे, लेकिन वो बाउंड नहीं था कि वो उन प्रश्नों का उत्तर दे, बाउंड ना होते हुए उसने उसके जवाब में अगर को बताया तो वो कन्फेशन रिलेवेंट हो जाएगा। पांचवा ये बताया कि हमने सेक्शन 164 सीआरपीसी पढ़ी है। 164 सीआरपीसी कहती है कि जो भी व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट पहले चेतावनी देगा कि तुम्हारे खिलाफ ये चीज इस्तेमाल की जाएगी साक्ष्य के रूप में, तुम चाहो तो बयान दो, न चाहो तो बयान ना दो, इस प्रकार चेतावनी दी जाती है। लेकिन अगर 1% चेतावनी नहीं दी तो उस वजह से ये नहीं हो जाएगा कि उनका कन्फेशन है वो स्वीकार्य ना हो, वो उसका कन्फेशन स्वीकार्य होगा सेक्शन 29 एविडेंस एक्ट के अंदर। ये बात बताती है मुख्य रूप से सेक्शन 29 की अगर इन तरीकों की वजह से कन्फेशन को विसंगत किया जा रहा है तो वो विसंगत नहीं किया जाएगा, वो एक्सेप्टेबल रहेगा, स्वीकार्य रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं सेक्शन 30 जो कि सह अपराधी के द्वारा की गई सह स्वीकृति के संबंध में बताती है। सेक्शन 30 बोलती है कि सह अपराधी द्वारा की गई सह स्वीकृति को न्यायालय विचार में ले सकेगा। इसमें वो नहीं है कि सह अपराधी ने जो बात बोलती उसको फाइनल मान लेगा कोर्ट, लेकिन उसको विचार में ले सकता है। इसके लिए क्या कंडीशन बताई गई है कि केवल सह अपराधी होना चाहिए, अन्यत्र अपराधी के द्वारा की गई सह स्वीकृति उसके बारे में स्वीकार्य नहीं की जाएगी। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, ए और जो बी है ये इनके ऊपर जो सी है उसकी हत्या का संयुक्त अभियोग चल रहा है। अब संयुक्त अभियोग चल रहा है, इस मामले में ए है कि ए बयान देता है, स्वीकार करता है, स्वीकृति करता है, कन्फेशन करता है कि मैंने और बी ने दोनों ने मिलके सी की हत्या की थी। अब इस मामले में जो ए के द्वारा ये कन्फेशन करना, अब ए के खिलाफ तो क्लियरली मान ली जाएगा, कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बी के बारे में उसको विचार में ले सकेगा। ये जरूरी नहीं है कि उसको मान ले न्यायालय कि हाँ इन दोनों ने ही मारा था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको विचार में ले सकता है। ये न्यायालय के विवेक पे डिपेंड करेगा जिसके हालात अनुसार करना है या नहीं करना। इसी को दूसरे वे में ले तो कि जो ए की हत्या है इसका विचारण चल रहा है, मतलब सी की हत्या के लिए विचारण चल रहा है ए का, खाली ए का विचारण चल रहा है। अब उस मामले में जो बी है ये बी कन्फेशन करता है कि मैंने और ए ने मिलकर सी को मारा था, तो उस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि वो सह अपराधी नहीं है। उस केस के मामले में केवल इसमें सह अपराधी के द्वारा की गई जो स्वीकृति है उसको विचार में लिया जा सकता है। ये नहीं है कि उसके स्वीकृति की वजह से दूसरे वाले को सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। इस मामले में एक इंटरेस्टिंग केस था, एक मेजर सिंह नाम कोई फौजी था, उसने जो उसका जो अफसर था उसकी वजह से किसी बात की वजह से या जैसे भी है कुछ मामला हुआ उस वजह से नौकरी से निकाल दिया, उसने सस्पेंड कर दिया। वो खुन्नस में आकर उसने क्या किया, अपने जो अफसर था उसके अफसर के बच्चे को उसने किडनैप कर लिया अपने भांजे के साथ मिलके। उन दोनों ने और भांजे ने मिलके क्या है उसका किडनैप कर लिया और उसे कुएं में डाल दिया, मार दिया। अब उसका जब अभियोग चला तो उसके अंदर क्या है कि जो उसका भांजा था उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने और मेजर सिंह ने दोनों ने मिलकर ऐसा किया था, लेकिन मेजर सिंह ने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की। तो इस वजह से और ऐसा कोई प्रूफ ऐसा सामने नहीं आया कि जिसमें मेजर सिंह जो था उसकी साथ में उपस्थिति तय हो, या ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल सका, तो उसमें मेजर सिंह को सजा नहीं हो पाई थी। तो इसमें सह अपराधी की जो है सह स्वीकृति विचार में जरूर ली जा सकती है, लेकिन कंक्लूसिव फाइनल प्रूफ नहीं है कि उसको सजा दे दी जाए। ये बताती है सेक्शन 30। सेक्शन 31 कहती है कि स्वीकृतियां जो है वो निश्चित सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती है। मतलब किसी व्यक्ति ने कोई जो स्वीकृति कर ली तो ये नहीं है कि वो फाइनल प्रूफ हो गया वो, लेकिन एज एस्टोपल यूज की जा सकती है। जैसे किसी व्यक्ति ने पहले स्वीकृति कर ली कि ऐसा हुआ था, उसके बाद उसमें वो कोई माइनर चेंजमेंट करता है तो उसे ऐसा जरूर बोला जाएगा, रोका जरूर जाएगा उसे कि तुमने पिछली बार तो ऐसा कहा था,
लेकिन वो नहीं है कि पिछली बार ऐसे कह दिया था वो फाइनल हो गया, नहीं, वो उसमें कहता है कि नहीं पिछली बार मैं भूल गया था, ऐसी बात करता है, तो वो ऐसा हो सकता है। ये जो है निश्चायक सबूत नहीं है, ये सेक्शन बताती है 31। तो आज के वीडियो में हम यही सेक्शन 31 तक कवर करेंगे। हमने कवर की सेक्शन 27 जो बताती है कि जो जितनी रिकवरी हो रही है उतनी ही एक्सेप्टेबल है, चाहे जो अपराधी है वो एक्सेप्ट करे कि मैंने ही मर्डर किया है, उस चाकू से किया है और चाकू रिकवर हो जाता है, तो चाकू की रिकवरी सेक्शन 27 में स्वीकार्य है, लेकिन उसके द्वारा ये एक्सेप्ट करना कि मैंने इस चाकू से मारा है वो स्वीकार्य नहीं है सेक्शन 27 में, ये ध्यान कर लेना। सेक्शन 28 24 का अपवाद था कि उसके ऊपर से भय उत्प्रेरणा वगैरह जो हट गई, उसके बाद उसने जो भी स्वीकृति थी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ी सेक्शन 27, 28 और सेक्शन 29 पढ़ी थी। इसके बाद 29 में बताया कि जो स्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, रिलेवेंट है, इस वजह से नहीं हो जाएगी विसंगत की उसमें उस व्यक्ति को वादा किया था कि उसको गुप्त रखा जाएगा या धोखे में रखकर या फिर चेतावनी नहीं दी कुछ, इस वजह से वो विसंगत नहीं की जाएगी सेक्शन 29 में। सेक्शन 30 में सह अपराधी की जो स्वीकृति को है न्यायालय विचार में ले सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उस बेस पे उसको सजा दे दी जाएगी। और सेक्शन 31 बताती है कि स्वीकृतियां जो है स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है, ये केवल निबंध कर सकती है, उसको एज एस्टॉपल यूज किया जा सकता है। तो आज हमने वीडियो में यही सेक्शन कवर करी है। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कुछ इश्यू लगे तो मुझे कमेंट करना, मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बता पाऊं। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे की सेक्शन है उन्हें कवर करेंगे। मिलते हैं जल्दी।